चलिए, आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है वो भारत में नदियों के बारे में बताना है। आज हम लोगों ने जो क्लास अभी तक किया उसमें भारत का विभाजन मैंने बताया था आप लोगों को। भारत का विभाजन कैसे होता है, भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा मैंने भारत के साथ पड़ोसी देशों की चर्चा की कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ किससे किससे सीमा लगती है। ठीक है, तो उन सबकी चर्चा मैंने एक एक करके कर दी है। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत का जो अपवाह तंत्र होता है इसको हम लोग नदी कहते हैं, नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो भारत में जो नदियां बहती हैं वो हिमालय से भी निकलती हैं और दक्षिण भारत में प्राय जो है पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं। ठीक है, और ये निरंतर जो है प्राचीन काल से बहती चली आ रही हैं और आज भी ये जो है भारतीय सभ्यता का इनको जो है पालना कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे 16 महाजनपद हो, सब कहीं न कहीं नदियों किनारे सभ्यताएं बसी चलती आई हैं। ठीक है, प्राचीन काल से। क्यों? क्योंकि नदियां ही ऐसी हैं जो मानव सभ्यता को निर्धारित की हैं। जैसे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान है तो यहाँ पर बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, कृषि व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाता है कि जो नदियां होती हैं ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। ठीक है, हमारे देश में जितने भी कृषि होती है, जितने भी जो है उद्योग धंधे होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो है इन सब से जुड़ा हुआ है। किससे? तो ये सब जुड़ा हुआ है आपका नदियों से। ठीक है, तो नदियां जो है, हम इन नदियों के बारे में हमें पढ़ना है और अच्छे से इसको देखना है, समझना है कि नदियां कैसे निकलती हैं, कैसे नदियां बहती हैं, नदियां कहाँ से। देखो, नदी के बारे में जब भी पढ़ना हो तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं और नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, अगर हम ये जानेंगे तब बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी के बारे में बहुत सारी बातें जानना जरूरी है कि नदी में कुछ नदी से मुख्य नदी बहती है तो उसमें कई नदियां आकर के मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सहायक नदी। सहायक नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने जल को उस पानी में मुख्य नदी में मिलाती हैं, तो सहायता करती हैं, जल के द्वारा योगदान करती हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं सहायक नदियां, और उनकी सहायक नदियां उपसहायक नदियां होती हैं। ठीक है, तो नदी जो भारत का अपवाह तंत्र है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का अपवाह तंत्र, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी चर्चा करते चलते हैं, धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत का अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह होता क्या है, इसके हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो जो अपवाह होता है ये एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। ठीक है, देखा होगा आपके गाँव में या शहरों में कहीं भी देखा होगा, नदी जब बहती है, कभी आप देखा होगा नदी जब बहती है तो एक धारा में बहती है, और जब उसमें कई नदियां आकर के मिलने लगी तो उनको सहायक नदियां बोलते हैं। तो मुख्य नदी जब बहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवाह, बोला जाता है उसको। ठीक है, ड्रेनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, और इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जब कई नदियां आकर के उसमें मिल जाती हैं तो एक तंत्र बन जाता है, एक जाल बन जाता है, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैं बनाया है, देखो यह पूरा ये अपवाह तंत्र का उदाहरण है। देखो, इसमें एक मुख्य नदी है और उसमें कई सहायक नदियां और फिर उनकी उप सहायक नदियां, ये सब आकर के वहां पे मिल रही हैं और ये मिल करके एक तंत्र, एक जाल का निर्माण कर रही हैं। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मुख्य नदियां, ठीक है, उनकी सहायक नदियां तथा उप सहायक नदियां शामिल होती हैं जो मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अपवाह तंत्र जो है इसमें कई जो जाल बन जाता है, बड़ा जाल बन जाता है, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे भारत में गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, नोट कर लेना इसको कि भारत में गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। लेकिन विश्व में अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो अमेजन अपवाह तंत्र है, जो अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राजील में। अब अमेजन का अपवाह तंत्र तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का जो परिभाषा है वो यही है कि जब उसमें
एक धारा में, मुख्य धारा में कई नदियां करके और उनकी सहायक नदियां, उनकी उप सहायक नदियां आके मिलती हैं, एक जाल का निर्माण करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र को। याद रखना कि कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, अपवाह तंत्र को कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे नदी घाटी बोला जाता है, इसे द्रोणी बोला जाता है, इसे बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नदी घाटी को कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, तो उसमें द्रोणी हो, चाहे बेसिन हो, चाहे घाटी, एग्जाम में कुछ भी शब्द आ जाए, इन सब का मतलब एक ही है, चाहे वो अपवाह तंत्र कहे, चाहे वो द्रोणी कहें, चाहे वो बेसिन कहें, और चाहे नदी घाटी कहें। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर जो है वो फंसाने के लिए आपको कुछ शब्दों में उल्टा पुल्टा कर देता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग जरूर गौर करना कि ये सब शब्द एक ही हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बार बार या पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द बार बार आएगा। अब जब आप अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, द्रोणी द्रोणी, तो सबका मतलब एक ही होता है, नदी का क्षेत्र, नदियों का बड़ा क्षेत्र, जहां पर जिस मुख्य नदी में सहायक नदियां, उप सहायक नदियां की मिलती हैं, उस पूरे एरिया को अपवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। अगर किसी को डाउट होगा तो आप फिर दोबारा पूछ लेना। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें अपवाह तंत्र में इन सब का मैप बना के दिया गया है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं, और बाकी मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, तो आप इस पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र का प्रतिरूप क्या होता है। अपवाह तंत्र का प्रतिरूप क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, प्रकार क्या होता है। अपवाह तंत्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपवाह तंत्र नदियां जब बहती हैं तो उनमें कई प्रकार दिखता है, कई तरह का अपवाह तंत्र बनाते हैं। जैसे एक अपवाह तंत्र बना है वृक्षाकार। वृक्षाकार अपवाह तंत्र जैसे क्या होता है, जैसे एक आपने देखा होगा पेड़ होता है, पेड़ में कई तने होते हैं, फिर उसमें कई तने होते हैं, फिर उनकी शाखाएं होती हैं, और एक बहुत बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। तो उसमें एक मुख्य पेड़ होता है। तो यहाँ देखो ये मुख्य नदी है। ठीक है, ये मुख्य नदी है, और ये देखो इसमें कई तंत्र जो है आके नदियां आपस में मिल रही हैं, और बिल्कुल एक वृक्ष की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के अपवाह तंत्र को वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। तो दोनों शब्द याद रखना, इसको दोनों शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह का अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन है, तो इस तरह के अपवाह तंत्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका जो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, अमेजन नदी। ठीक है, आप उदाहरण लिखते जाइएगा, गंगा नदी, अमेजन नदी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगा और अमेजन के अलावा अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। ठीक है, वो भी इसी अपवाह तंत्र का उदाहरण माना जाता है। सिंधु नदी इसी अपवाह तंत्र का उदाहरण माना जाता है, वृक्षाकार। उसमें कई तरह की नदियां की मिलती हैं, सहायक छोटी छोटी नदियां की मिलती हैं, तो वो एक तरह से पूरा वृक्ष के आकार का वो अपवाह तंत्र दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो मैंने उदाहरण दे दिया है, आप उन सबको याद रखना, जैसे मिसिसिपी, अमेजन, और ये आपका गंगा, आपका सिंधु अपवाह तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ये सब इसी का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ये बातें हमेशा याद रखना कि जो है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जरूरी हैं कि इन चीजों को याद रखा जाए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अपवाह तंत्र कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि कौन सा अपवाह तंत्र किसका है, तो ये जो है बहुत जरूरी है जानना कि अपवाह तंत्र जो है क्या, किस प्रारूप में बनता है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र जो है याद रखना नदियों का मार्ग है, और ये बहुत जरूरी है याद रखना कि जो है ये जो है क्या इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र के बाद जो है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के बाद जो दूसरा अपवाह तंत्र है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, वो है जालीनुमा अपवाह तंत्र। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जालीनुमा अपवाह तंत्र। जालीनुमा अपवाह तंत्र होता है, जैसे देखा होगा जाल होती है ना, जैसे जाल, उसी तरह से ये जो है काम करता है। देखो जैसे एक आप खिड़की होती है, जाल होता है, देखो उस तरह का अपवाह तंत्र दिख रहा होगा। जैसे एक मुख्य नदी है, अब उसमें जो नदियां हैं देखो बिल्कुल एक सीध में आकर के और जाली नुमा आकृति में आकर मिल रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या बन रहा है, जाली नुमा बन रहा है। तो जाली नुमा अपवाह तंत्र का भी उदाहरण है, नदियां इसी अपवाह तंत्र में बहती हैं, खास करके पठारों पर या चट्टानों पर बहती हैं, जैसे दक्षिण भारत में, जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी। तो ये मार्ग बदलती नहीं है नदियां, ये एक अपने सीधे मार्ग में जो है पत्थरों चट्टानों को काट के और बहती रहती हैं।
ठीक है। तो इस तरह का जो अफवाह तंत्र होता है वो हमारे देश में भी पाया जाता है और वर्ल्ड में भी पाया जाता है। तो जैसे अमेरिका में जो है कोलोराडो नदी, याद रखना अमेरिका की जो कोलोराडो नदी है वो इसी का उदाहरण है, इसी अफवाह तंत्र के सहारे वो बहती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है याद रखना। दूसरा, हमारे देश में कौन कौन सी नदियां, जैसे गोदावरी है, जैसे गोदावरी के बाद जैसे कृष्णा है, जैसे कावेरी है, ये सब नदियां जो है बहती हैं और ये जो है अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जालीनुमा अफवाह तंत्र का। तो जिससे बिल्कुल जाल, जैसे वो क्या कहते हैं, जाल हो या कोई जाली हो, खिड़की हो, उस टाइप का जो अफवाह तंत्र होता है उसका इसी तरह से ये जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा अफवाह तंत्र की, जो आर्य या केंद्र त्यागी प्रतिरूप होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें देखो दो मैप मैंने बनाया है समझाने के लिए, एक बिल्कुल ऊपर से बना दिया है, एक जो है साइड से बनाया है, जिससे आपके समझ में पूरी बात आ जाए, ठीक है। पहला जो मैप है उसमें देखो, जो दूसरा मैप है ध्यान से देखना, तो एक पर्वत है और पर्वत से नदियां उतरती हैं, सबको पता है पर्वत से नदियां निकलती हैं, ढाल के अनुरूप बहती हैं। तो ये नदियां जब पर्वत से निकलती हैं तो याद रखना कि चारों दिशाओं में निकलती हैं, किसी भी दिशा में नदी निकल सकती है। तो जब क्या केंद्र है, ये मान लो एक केंद्र है, तो केंद्र को त्याग कर रही हैं, केंद्र को छोड़ रही हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आर्य या केंद्र त्यागी प्रतिरूप। अब देखो यहाँ पे दूसरे मैप में देखो, जो पहला मैप है इसमें दिखाया गया, ये है पर्वत है और देखो हर दिशाओं में नदी बह रही है, कि नहीं बह रही है, ठीक है। तो इसी को केंद्र को त्याग रही हैं, केंद्र को त्याग करके बाहर क्यों भाग रही हैं, तो जब दूर नदियां भागती हैं केंद्र से तो उसी को हम बोलते हैं केंद्र त्यागी प्रतिरूप, ठीक है। तो इसी 3 प्रतिरूप के तहत नदियां बहती हैं। आप क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर एक आयताकार प्रतिरूप भी आपको दिखाई देगा। तो आयताकार प्रतिरूप को ही जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, लेकिन वहां बच्चों को समझाया गया है, तो वहां पे 4 प्रकार दिखाई देगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो मुख्य रूप से तो 3 है, लेकिन उसी जालीनुमा को वहां उसने जो है आयताकार प्रतिरूप में उसकी संज्ञा दे दी है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक है। अब गौर करना, अब यहाँ दिया है, अब हम बात कर लेते हैं नदी अफवाह की प्रकृति क्या होती है, नदियों की जो अफवाह होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका स्वरूप कैसे होता है। तो याद रखना कि स्वरूप यह होता है, एक होती है पूर्वगामी नदियां, एक होती है अध्यारोपित नदियां। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उससे पहले नदियां वहां बह रही थीं। तो जब हिमालय का उत्थान हो गया, ऊपर ऊपर उठता चला गया हिमालय, तो नदियां अपने जगह पर स्थिर रहीं, वो तो पहाड़ों को काट के अपनी जगह पे बहती रही गई और पहाड़ ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब पहाड़ों से नदियां, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कि जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, ठीक है, तो वो अपने निश्चित मार्ग में बहती रहती हैं और पहाड़ का उत्थान होता रहता है। तो ऐसी नदियों को बोला जाता है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदियां। पूर्व मतलब क्या? पूर्व है, मतलब कि प्राचीन काल से वो नदियां बहती चली आ रही हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा लिखी है, ये बहुत पुरानी नदियां हैं, ये पहाड़ों के निर्माण के पहले से ही बहती आ रही हैं, ठीक है। और पहाड़ों के बीच आर पार बहती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आप और सारा उदाहरण लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां जो बहती हैं ये सब पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। इनको हम पूर्ववर्ती शब्द से भी प्रयोग करते हैं या जाना जाता है, ठीक है। तो पूर्वगामी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं, और ये पहाड़ों को काट के बहती हैं, तो इसलिए इनको पूर्वगामी नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से बनी है, जब पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले से बहती आ रही हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं पूर्वगामी नदियां। दूसरा नदी कौन सा उदाहरण हो सकता है? अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदी क्या होता है? अध्यारोपित मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर कोई चीज रख दें, अध्यारोपित कर दें, ठीक है। तो क्या है कि दक्षिण भारत में कई पुरानी चट्टानें हैं, तो जब चट्टानों के ऊपर नदी बहती रहे और चट्टानों को काटती रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपित नदी बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई स्थान है और नदी यहाँ बह रही है, नदी जब चट्टानों के ऊपर बहती है, तो नदी जब बहती है तो चट्टानों को काटते 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 बहती है, ऐसे ऐसे। अब बह रही है तो चट्टान को जब कट जाएगा पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक घाटी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपित। तो दक्षिण भारत की जितनी नदियां बहती हैं उनको हम अध्यारोपित नदियां कहते हैं, और उत्तर भारत की जितनी नदियां बहती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो इसमें चंबल, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं जिनको हम इस नाम से जानते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पूर्वगामी नदी या और दूसरे को बोलते हैं अध्यारोपित नदी। ठीक है, तो ये दो तरह के उदाहरण मिलते हैं। आप कभी एनसीईआरटी में देखेगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आए हैं कि भारत में कौन सी नदी है जो पूर्वगामी नदी है, कौन सी नदी है जो पूर्वगामी नदी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को समझना है कि कैसे हमें इसको डील करना है और कैसे इसको, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है कि जो हिमालय का उत्थान हुआ उससे पहले बह रही थी तो पूर्वगामी, और जो चट्टानों के ऊपर, पुरानी चट्टानों के ऊपर बहती हैं, चट्टानों को काटती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं अध्यारोपित। जैसे चंबल नदी, चंबल नदी क्या करती है, वो बीहड़ का निर्माण करती है। मैंने चर्चा कई बार की है, बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो बीहड़ है क्या, तो बीहड़ मैंने बताया था वही है कि चट्टानों को जब काट काट के बहती हैं तो वहां पे क्या होता है कि चट्टाने गड्ढा हो जाता है, बिल्कुल बड़े बड़े घाटी बन जाती हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं बीहड़ बोलते हैं। आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको वहाँ बीहड़ का फोटो दिख जाएगा, तो जिससे आपको याद रहेगा। आप लोग उस पे नेट पे सर्च कर लेना बाद में कि लिखना वहाँ चंबल का बीहड़। ठीक है, तो चंबल का बीहड़ का मैप वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बहुत सारा ऊंची नीची भूमि पाई जाती है, तो ऐसी ही नदियों को बोलते हैं हम अध्यारोपित नदी। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो चंबल, गोदावरी, कृष्णा का महानदी, ये सब अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। इस बात को याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आईएएस में भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं। ठीक है, तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बाकी का नहीं समझे होंगे तो आप लोग दोबारा मैं बता दूंगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नदियों के बारे में। अब हम लोग नदी की विभिन्न अवस्थाओं की पहले चर्चा करेंगे। आप लोग गौर करना, ध्यान से इस चीज को समझना। नदी, हमेशा याद रखना, नदी किसी पर्वत या फिर झील से निकलती है। ठीक है, न तो पर्वत से निकलेगी या तो झील से निकलेगी। अब अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत पे जहां पे नदी का सोर्स होता है वहां पे कोई हिमनद या ग्लेशियर होता है जिसकी बर्फ पिघलती रहती है, और बर्फ पिघल पिघल के जब नीचे गिरती जाती है तो वो जो है नदी का एक पानी का स्रोत बन जाता है। ठीक है, कभी अगर कोई हरिद्वार गया हो तो देखा होगा कि, या पहाड़ों गया हो, नदियां जब वहां पे गिरती है देखा होगा बहुत पतली पतली धाराओं में बहती हैं वहां पे। ठीक है, और जब सब धारा आकर के नीचे मिल जाती है तो उसको एक नदी का रूप दे दिया जाता है। तो याद रखना कि नदियां जब बहती हैं तो जहां कहां से निकलती हैं और कहां गिरती हैं, ये दो बात याद रखना बहुत जरूरी है। सागर में गिर रही हैं या किसी नदी में मिल रही हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है नदियों के बारे में याद करना कि नदियां कहां से निकलती हैं और कहां वो जा करके अपना जल गिराती हैं। ये दो चीज हम याद करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा नदी, जैसे हमारी एज होती है युवा अवस्था, पौड़ा या जवानी की अवस्था और एक वृद्धावस्था, इसी हम अपने अवस्थाओं से ही हम जोड़ के देखते हैं नदियों की अवस्थाओं को। ठीक है, नदी की अवस्थाओं को जोड़ के देखते हैं, और जब नदी निकलती है पर्वतों पे बहती है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं युवा अवस्था। नदी की युवा अवस्था, नदी बिल्कुल इस समय चंचल होती है, युवा अवस्था में होती है और बहुत स्पीड में बहती है उस समय, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का वो रहता है और नीचे की ओर उतरना होता है। तो नदी जब बहती है बहुत तेज स्पीड में बहती है, और उसके रास्ते में जो भी चट्टाने आती हैं, जो भी पर्वत, जो भी चट्टाने, जो मिट्टी, जो भी चीज आएगा उसको काटते हुए वो नीचे की ओर बहुत तेजी से बढ़ती जाती हैं। तो जैसे युवा अवस्था नाम क्यों दिया गया, जैसे हम लोग युवा अवस्था में होते हैं, चंचल होते हैं और किसी को मार देते हैं, किसी के साथ गाली देते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, कहीं चल रहे हैं, किसी को एक लात मार के आगे निकल गए, ठीक है, किसी को हम गाली दे के निकल गए, किसी को हम जो है ईटा फेंक के मार दिए, तो चंचल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, और घर में देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आप बार बार जब मना करते हैं ये काम मत करो तो वो काम और ज्यादा करते हैं। और आप लोग लॉकडाउन में हैं तो आप लोगों को अच्छे से मालूम चल रहा होगा कि बच्चे कितने शरारत करते हैं। आप लोग भी शरारत करते थे, हम भी करते थे, ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें युवा अवस्था की, तो युवा अवस्था में जैसे युवा बहुत चंचल होता है वैसे नदियां भी बहुत चंचल होती हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है पर्वतों को काटती हैं और तरह तरह के जो है स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, तो किस किस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं उसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं नदी की युवा अवस्था होता क्या है। अब समझ में आ गया होगा कि नदी की युवा अवस्था क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं नदी की पौड़ा अवस्था की। ठीक है, नदी की पौड़ा अवस्था मतलब होता है कि जवानी की अवस्था। जैसे अगर हम लोग अपने एज की बात करें, जब लोगों की शादी विवाह हो जाता है लोगों का, और बच्चे हो जाते हैं,
तो आदमी कितना भी बचपन में चंचल क्यों ना हो, लेकिन जब जवानी में आता है तो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। और बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि जब वो बदतमीजी कोई करता है तो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम एक बच्चों के बाप हो गए हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, थोड़ा गंभीर बनो। तो वही सेम कंडीशन है नदियों की। जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो बहुत चंचल रहती हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुंचती हैं वैसे ही इनका दायरा बढ़ जाता है, नदियां चौड़ी हो जाती हैं और नदियां धीरे धीरे बहने लगती हैं, गंभीर हो जाती हैं, धीरे धीरे बहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे पौड़ावस्था में मानव हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, वैसे ही इनकी जिम्मेदारियां क्या हो गई नदियों की, अब बढ़ गई। अब नदियों को बहुत सारा अवसाद जो है नदियों को बहा के ले जाना है, नदियां चौड़ी हो गई हैं, ठीक है, अब गंभीर रूप से काम कर रही हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं पौड़ावस्था नदियों की। इस मार्ग में नदियां, यह है पौड़ावस्था का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में नदियां बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बहती जा रही हैं, लेकिन कभी कभी जवानी में जैसे उबाल आ जाता है और हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जवानी में भी ऐसा नहीं है, वही हाल कभी कभी नदियों का भी होता है इस अवस्था में भी आकर के, और वो बाढ़ ला देती हैं, ठीक है। तो बाढ़ लाती है नदियां भी, इस समय कभी कभी बदतमीजी करती हैं और बाढ़ का क्षेत्र बाढ़ बना देती हैं, और इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, खास करके किस क्षेत्र में, पौड़ावस्था में। तो कुछ नदियां बाढ़ लाती हैं जिनका एरिया दायरा सीमित है और पानी की अधिकता ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ गया, ठीक है। तो इसको हम अपनी एज से समझाने के लिए आपको प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से, कि जिससे समझ में आपको आ जाए कि नदियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं नदियों की वृद्धावस्था की, ठीक है। जैसे आपको पता होगा वृद्धावस्था में हाथ पैर तो चलते नहीं, ठीक है। अब जो वृद्ध लोग होते हैं वो रोज भगवान से मनाते हैं कि जल्दी से हमें उठा लो ऊपर, ठीक है, अब यहाँ हम कष्ट नहीं सह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है आपको वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशन नदियों की है। नदियां जब वृद्धावस्था पहुंचती हैं, सागर के पास पहुंचती हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह जाके सागर में मिल जाना, ठीक है, जाके सागर में किसी तरह जाके मिल जाना है। वही अब यहाँ जो है नदियां बहुत धीरे धीरे बहती हैं, जैसे वृद्ध लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वैसे यहाँ भी नदियां बहुत धीरे धीरे चलती हैं और जिम्मेदारी उठा नहीं पाती हैं। जैसे वृद्ध लोग जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो वही सेम कंडीशन नदियों के साथ है। नदियां जिम्मेदारी नहीं उठा पाती हैं, जिस मिट्टी को, जिस अवसाद को बहा करके वो लेके आई हैं वहां से, मैदानों से, पौड़ावस्था से, वो अब यहाँ ला करके वो छोड़ती चली जाती हैं कि हम अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम जिम्मेदारी उठा सकें, तो वो ला करके सारी मिट्टी लोहे तटों के किनारे छोड़ देती हैं। उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। तो ये अब यहाँ नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखना नदियां किस अवस्था में किसका निर्माण करती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नदियों की किस अवस्था में क्या क्या बनता है। अब अगर हम बात करें नदियों की युवा अवस्था में, तो नदियों की युवा अवस्था में जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात क्या होता है, झरना। झरना देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारा पिक देखा होगा, बहुत सारा चीजें देखा होगा। झरने जो होते हैं उन्हीं को हम जलप्रपात बोलते हैं भूगोल की भाषा में, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एक मैं बनाया, दो मैं बनाया दूसरा। जैसे नदियां पर्वतों से उतरती हैं जब, तो अब मान लीजिए कोई कठोर चट्टान यहाँ है, तो कठोर चट्टान को नदी नहीं काट पाएगी, तो क्या करती है, उसी के अनुरूप नीचे बहती है, और नीचे जब बहती है तो एक झरने के रूप में बहती है और एक गड्ढा कर देती है इतना दूर में, और फिर नदियां निकल के आगे बह जाती हैं, ठीक है। तो एक जल प्रपात का निर्माण नदियां युवावस्था में करती हैं, बहुत तेजी से बहती हैं और यहाँ चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। दूसरा नदी क्या युवावस्था में क्या करती है, तो बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। बी आकार की घाटी कैसे बनती है मैं आपको समझा देता हूं, आपके समझ में बातें आ जाएंगी, ठीक है। कैसे बनता है अब गौर करना। जैसे ये मान लिया कोई स्थल है, ठीक है, नदी यहाँ बह रही है, कोई स्थल है, नदी यहाँ बह रही है। अब चट्टाने जब नदियां युवावस्था में बहती हैं तो चट्टानों को मैंने अभी क्या बताया, काटती हैं, बहुत तेजी से काटती हैं। तो क्या करती है नदियां, काटते 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 नीचे आ जाती है बिल्कुल यहाँ। अब नदी यहाँ, जो नदी यहाँ बह रही थी वो नदी कहाँ बह रही है, वो नदी बह रही है कहाँ, तो वो नदी बह रही है आपका
उस क्षेत्र में जहां पर ये देखो उस क्षेत्र में बह रही है जहां पर, एक मिनट, हाँ ये नदी है, नदी पहले यहाँ बह रही थी, अब नदी काटते 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 यहाँ बह रही है। तो अब देखो नदी जो पहले ऊपर बहती थी अब नदी यहाँ बह रही है, और चट्टाने ये पूरी ये पहाड़ी है दोनों तरफ से। अब नदी जो है क्या कह रही है, जो ऊपर से नीचे बहती आ रही है तो पहले आई आकार की घाटी बनाती है, और वही आई आकार की घाटी धीरे धीरे किस में बदल जाती है, बी आकार में बदल जाती है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछ दे कि नदियां बी आकार की घाटी कौन बनाता है, तो वी आकार की घाटी बनाती है कौन, नदियां बनाती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा नदियां क्या करती हैं, तो नदियां जो है बाढ़ का मैदान बनाती हैं। ठीक है, नदियां जो है, अब हम बात करते हैं नदियों की पौड़ावस्था की। अगर हम बात करें तो नदियों की पौड़ावस्था जो है उसमें नदियां क्या बनाती हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नदियां जो है, एक बात याद रखना कि इन्हीं, एक बात मैं बताना भूल गया था कि जो ये बी आकार की घाटी है, इस बी आकार की घाटी में को हम लोग बोल देते हैं गार्ज। क्या बोलते हैं, गार्ज कहा जाता है। ठीक है, गार्ज भी कहते हैं, इस बात को याद रखना, इस जो गहरा क्षेत्र हो जाता है इसको हम गार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो नदी जो पहले यहाँ बहती है वो नदी बहते करते करते मिट्टी को काटते यहाँ बहने लगती है, और ये बी आकार की घाटी का निर्माण करती है, और गहरा हो जाता है तो हम गार्ज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो गार्ज का निर्माण कौन कौन नदी करती है भारत में, कहीं नोट कर लेना, मैं लिखवाया भी, आगे आएगा अभी। तो नदियां कौन कौन सी गार्ज का निर्माण करती हैं, तो उसमें सबसे पहला नदी है गंगा, ये आपका ये ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा कौन सा है, तो आपका है सतलज, इसके अलावा सिंधु। ठीक है, ये सब नदियां जो है गार्ज का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं नदियों की पौड़ावस्था की। नदियों की अगर हम पौड़ावस्था की बात करें तो नदी पौड़ावस्था में देखो देखो बिल्कुल चौड़े क्षेत्र में बह रही है। देखो नदी यहाँ बह रही है लेकिन नदी का क्षेत्र यहाँ तक है। ठीक है, दूर तक फैला होता है, और नदियां जब इस अवस्था में आती है, मैंने बताया बाढ़ लाती हैं, तो ये बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है, जिसको हम लोगों ने, मैंने बताया था, खादर जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। और नदियां अपने इस क्षेत्र में बाढ़ ला करके मिट्टी का जमाव करती हैं, जो चट्टानों से मिट्टी काट के लाती हैं वो यहीं पर जाके छोड़ देती हैं। ठीक है, और यह प्राकृतिक तटबंध, मतलब इसके आगे नदी नहीं जा सकती है। तो प्राकृतिक तटबंध हर नदी का होता है, और हर नदी के बीच बीच में कहीं कहीं झीलें पाई जाती हैं, तो उन झीलों को गोखुर झील कहते हैं। गोखुर का ये शब्द कहाँ से आया, जो गाय होती हैं, जो बैल होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, पैर, वो देखो चांद के आकार के होते हैं, आपको पता होगा वो चांद के आकार के होते हैं। ठीक है, तो चांद के आकार होने के कारण ही उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोल देते हैं गोखुर झील। गोखुर, गोखुर शब्द वहीं से आया है, ये बात सब लोग याद रखना। ठीक है, तो गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो निर्माण किसने किया, तो वो निर्माण किया किसने, तो ये निर्माण किया नदियों ने। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बतानी है आपको, नदियां जो होती हैं वो इस अवस्था में सर्पीला आकार में बहती हैं, सर्पा आकार में। देखो जैसे सांप चलता है ऐसे ऐसे, वैसे नदियां भी चलती हैं। देखो ऐसे इसलिए मैंने बनाया है, नदियां सांप के आकार में चलती हैं। क्यों चलती हैं नदियां सांप के आकार में, तो याद रखना कि नदियां इस क्षेत्र में मिट्टी कमजोर होती है, मुलायम होती है, तो नदियां जो है अपने किनारे क्षेत्र को काटती हुई आगे बढ़ती हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं सर्पा आकार। तो यार कभी एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि नदियां सर्पा आकार में किस क्षेत्र में बहती हैं, तो पौड़ा अवस्था में बहती हैं, सांप के आकार में बहती है नदियां। आप लोगों को पता होगा, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा यमुना नदी जो दिल्ली के निकट से बहती है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, कौन नदी करती है, यमुना नदी। कभी आप कोई अगर लाल किला घूमने गया हो, कभी कोई लाल किला घूमने गया हो, तो लाल किला के जब अंदर अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां एक होता है दीवाने आम, दीवाने खास है, सफेद संगमरमर का बनाया गया है। और आप देखिएगा उसी के बगल में एक रोड गई है जो आज वर्तमान में रोड है, लेकिन जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया था उस समय जो यमुना नदी थी वो बिल्कुल लाल, दिल्ली के लाल किला से सटते हुए बहती थी। ठीक है, आज वर्तमान नदी कहाँ बह रही है, तो आज वर्तमान में नदी उससे 2 किलोमीटर दूर बह रही है, जहां आपका राजघाट है, जहां पे राजघाट है, जहां पे जो है आपका शांति वन है, जहां पे इंदिरा गांधी का इन सबका समाधि है, उसके आगे बह जाके पहुंच गई नदी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नदियां शाहजहां के समय लाल किला के पास बहती थी,
आज वर्तमान में 2-3 किलोमीटर दूर जाके बह रही है नदी यमुना। तो क्यों? क्योंकि सर्पिला आकार में बहती है तो अपना मार्ग परिवर्तन नदियां करती रहती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आगे बात करते हैं हम वृद्धावस्था की। तो नदियों की जो वृद्धावस्था है, अगर हम उसकी चर्चा करें, नदियों की वृद्धावस्था की चर्चा करें, तो नदियों की वृद्धावस्था में अगर हम बात करें तो वहां पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि डेल्टा जो होता है वो मैथ्स के डेल्टा से लिया गया है, और ये पिरामिड जो मिस्र का पिरामिड है, ये वहां से इसको नकल की गई है। अब देखो नदियां जैसे जब वृद्धावस्था में पहुंचती है, नदियां देखो ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी बह रही है, और देखो नदी जब यहाँ यह सागर है, मैंने बताया अभी वृद्धावस्था में जो नदी पहुंचती है तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है वो मिट्टी को बहाकर समुद्र में ले जाए। तो जैसे तैसे वो कई धाराओं में नदियां बढ़ जाती हैं और जाके अपना पानी समुद्र में गिरा देती हैं। ठीक है, जैसे नदी है, अब नदी आके कई धाराओं में बह के और समुद्र में अपना पानी गिरा दिया। अब बीच में जो ये त्रिभुजा आकार आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुजा आकार आपकी स्क्रीन पर, इसी को हम बोलते हैं क्या? डेल्टा। ठीक है, वीर को देखो ऐसे डेल्टा बना है कि नहीं बना है, एक एक करके। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोल देते हैं। तो डेल्टा का निर्माण नदियां करती हैं जो सागर में गिरने से पहले, ये देखो सब डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह का डेल्टा बनता है, जैसे नदियां आई आ करके अलग अलग धाराओं में बह गई, और बीच में जो ये जमीन होती है डॉट डॉट बना हुआ है, इन्हीं को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टाओं पे खेती किसकी ज्यादा होती है? तो डेल्टाओं पे खेती होती है, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है डेल्टाओं में। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वहाँ मछली बहुत पाई जाती है। और इसके अलावा क्या होता है? तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो ये डेल्टा का उदाहरण है। तो याद रखना नदियां जो है अपनी युवा अवस्था में किसका निर्माण करती हैं और अपनी पौड़ा अवस्था में किसका निर्माण करती हैं, मैंने सबकी चर्चा मैंने एक एक करके कर दी है कि जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जानना कि नदियां किस अवस्था में बहती हैं और क्या क्या करती हैं वो। ठीक है, तो नदियां युवा अवस्था में मैंने बता दिया बी आकार घाटी बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, और नदियां जो है युवावस्था में जब आती है, वो पौड़ावस्था में आती हैं तो वो जो है बाढ़ का मैदान बनाती हैं। ठीक है, गोखुर झील का निर्माण करती हैं, और अपने वृद्धावस्था में आने के बाद और क्या बनाती हैं? तो वो बनाती हैं आपका डेल्टा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों, भारत में नदियों का विभाजन। ठीक है, अगर हम भारत में नदियों का विभाजन की बात करें तो भारत में नदियों का विभाजन दो तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है? एक पढ़ना है हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत, और एक पढ़ना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। मतलब ये हुआ कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनको हम अलग पढ़ेंगे, और जो नदियां प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं उनको हम अलग पढ़ेंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में हम लोग जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनमें 3 नदी प्रमुख है, और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर के हमें पढ़ना है। तो 3 नदी प्रमुख कौन कौन सी हैं हिमालय की जो अपवाह तंत्र है? तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत ही हम उत्तर भारत की सारी नदियों को पढ़ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके उनकी सारी नदियां, उनकी उपसारी नदियों को जोड़ करके जब पढ़ेंगे तो हमारी बात सब सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो जो प्रायद्वीप भारत में, प्रायद्वीप किसे कहते हैं मैंने बताया था कि कोई क्षेत्र हो और 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी, मैंने बताया था पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और उसकी और भी सारी नदियां मिल करके ये प्रायद्वीपीय भाग में बहती हैं, जिसको हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ परिभाषा दी गई है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों में गिरती हैं। याद रखना, जैसे ये भारत है, ये नदियां जब निकलेंगी तो अरब सागर में भी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं।
वही हाल किसके साथ है, प्रायद्वीपीय पठार के साथ भी है। यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो भी अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, ठीक है, दोनों जगह गिरती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और जो नदियां हिमालय से भी निकलती हैं वो भी वहीं पे बंगाल खाड़ी में भी गिरती हैं और अरब सागर में भी गिरती हैं, ठीक है। तो नदियां, हमारे देश की जो नदियां हैं वो दो क्षेत्र से निकलती हैं, एक हिमालय पर्वत से, एक प्रायद्वीपीय पठार से, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में अंतर है और अंतर को आगे बताऊंगा मैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इसीलिए हमें जो है जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने सब अलग अलग कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। देखो, याद करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन याद कब होता है, जब हम चीज समझते हैं। और जब हम कोई चीज समझ जाते हैं तो हम जल्दी भूलते नहीं है फिर, ठीक है। तो उसको हम जल्दी भूलते नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो समझना बहुत जरूरी है। और नदियों को अगर हम समझ गए तो ज्योग्राफी का लगभग 30% चीजें हम अपने आप समझ गए, ठीक है। 30% चीजें अपने आप ज्योग्राफिक समझ जाते हैं अगर हम नदी समझ गए। इसलिए मैंने नदियों को बहुत समझाने का प्रयास किया है कि जिससे आपकी समझ में पूरी बात आ जाए और कहीं कोई डाउट ना रहे आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की। आज हम लोग शुरू करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की। अभी तक तो मैंने ये आपको परिभाषा और उसके कार्य, नदियों की विशेषता बता रहा था मैं, ठीक है, नदियां कैसे बहती हैं वो बता रहा था। अब हम नदियों के बारे में चैप्टर शुरू कर देते हैं। एक एक नदी करके हम उसकी चर्चा करेंगे, एक एक नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे और उसको आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालय अपवाह तंत्र में, तो हिमालय अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर जो तंत्र बनता है उसको हम बोलते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र बोलते हैं। लिखा भी है कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं और भी सहायक नदियां हैं, मिल करके सिंधु अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब गौर करना ध्यान से, पहले मैप समझ लेना है और फिर समझना है। सब लोग गौर करना ध्यान से, मैप बनाया है, हाथ से बनाया गया जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने पहले ही बताया था नदी कहाँ से निकलती है, नदी कहाँ गिरती है। नदी मैंने बताया था या तो नदी पर्वत से निकलेगी या तो नदी झील से निकलेगी। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो देखो ये लाइन जो बनी है सिंधु नदी की लाइन है और ये नदी देखो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में चीन से निकलती है और यह प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। भारत में प्रवेश किया और भारत में दो पहाड़ियों के बीच बहती है। कौन कौन सी पहाड़ियां, लद्दाख पहाड़ी और जास्कर पहाड़ी। जहां में पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु नदी किस दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है और बहते हुए ये जो है गार्ज का निर्माण करती है। मैंने पहले बताया था गार्ज या बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और भारत में, ये भी याद रखना, ये मैंने लिखा नहीं है, अभी आप आगे लिखा होगा कि लद्दाख जो सिंधु नदी है ये भारत की केवल एक स्टेट बहती है और वो स्टेट कौन है, लद्दाख स्टेट, यूटी है वो, केवल उसी में बहती है और किसी स्टेट में नहीं बहती है, ये बात याद रखना। अब गौर करना, सिंधु नदी आगे बह रही है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश किया और आकर के वो अरब सागर में मिल गई, ठीक है, वो अरब सागर में आकर के मिल गई। अब गौर करना, सिंधु नदी कहां से निकली, कहां गिरी, अरब सागर में। कहां से निकली, मानसरोवर झील से। ये बात हमेशा अब याद रखना। दूसरा चीज, सिंधु नदी जो है जब निकली है तो देखो उसमें कई नदियां आके मिल रही हैं दोनों तरफ से। देखो तो नदियां दोनों तरफ से मिल रही हैं, तो नदियां जब जिधर बहती हैं उधर की ओर अगर अपने आप को फेस करके रखें तो नदियों जो हमारा दायां बायां होगा वही नदियों का दायां बायां होगा। तो सिंधु नदी देखो ऐसे बह रही है, इधर से इधर की ओर बह रही है ऐसे। तो सिंधु नदी जब इधर से इधर बह रही है तो इसका बायां, इसका दायां इधर हुआ और बायां इधर हुआ, लेफ्ट राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट हो गया। अब गौर करना, एग्जाम में कैसे पूछेगा कि सिंधु नदी की दाईं सहायक नदियां कौन है और सिंधु नदी की बाईं सहायक नदियां कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु दाईं और बाईं सहायक नदियां कौन कौन है, एक एक करके हम उस पर सबकी चर्चा करते जा रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब गौर करना सब लोग ध्यान से कि सिंधु नदी की बाईं, अगर हम बात करें सिंधु नदी की दाईं सहायक नदियों की, तो इसमें देखो सबसे पहले है श्योक नदी,
यहाँ लिखा है सियोक नदी, देखो मिलाते हुए मैंने बना दिया है। फिर लिखा है गिलगित नदी, ये भी मैंने बना दिया है। फिर कुर्रम नदी, फिर स्वात नदी और फिर काबुल नदी। ये सब नदियां पाकिस्तान से निकलती हैं, उधर ही बहती हैं और इन्हें हम बाईं सहायक नदियां कहते हैं। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है कि बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और दाईं सहायक नदियां कौन सी है। तो ये बाईं सहायक नदियां कौन सी है, तो पंचनद है। पंचनद किसे कहते हैं, तो झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को मिला के हम बोलते हैं पंचनद। तो पंचनद बाईं तरफ से आके मिलती है और कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के मिठान कोट में आकर के ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकली, कहाँ गिरी, मैंने सबकी चर्चा कर दी है, मैंने मैप बना दिया है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कि इसका उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर में बहती है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण मैंने पहले बता दिया था और यह नदी लद्दाख क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश में बहती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये गार्ज का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया था, तो 2 नदियों की जो पर्वतों के बीच में ये गार्ज का निर्माण करती है और ये पर्वत है ऐसे। ठीक है, नदी यहाँ बह रही है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना। अब हम लोग आते हैं इसकी सहायक नदियां, मैंने भी चर्चा किया था, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। बाईं सहायक नदी कौन है, मैंने उसके बारे में बता दिया है। दाईं सहायक नदियां कौन है, एक एक करके मैंने सब बता दिया है, जिससे कोई आपको डाउट ना रहे। ठीक है, इसके अलावा और विशेषता क्या है, तो लेह लद्दाख की राजधानी है जो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो जो लेह है वो लद्दाख की राजधानी है और वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और सिंधु नदी अपना डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, अरब सागर में, और पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। ये इसकी कुछ विशेषता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं झेलम नदी की। आप झेलम नदी की बात करते हैं, लेकिन पहले मैप समझ लेना। ये नदियां मैंने बना दिया है, पहले झेलम बनाया है, फिर चेनाब बनाया, सबके क्रम से बना दिया है। तो झेलम नदी जो निकलती है वो शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर में और वो आकर के चेनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, जिसे यहाँ चर्चा की गई है, जैसे यहाँ लिखा है झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है और ये चेनाब की भी सहायक नदी है। यह नदी पीर पंजाल के पर्वत के निकट बेरीनाग प्रपात के पास जल प्रपात शेषनाग झील से निकलती है। तो कहाँ से नदी निकलती है, ये शेषनाग झील से निकलती है, ये बात याद रखना। श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है और श्रीनगर के निकट बुलर झील में प्रवाहित होते हुए गार्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु में पंचनद के रूप में मिलती है, जबकि ये किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, और विशेषता क्या है इसकी, तो यह नदी, यह एक चेनाब नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, मैंने चर्चा किया। और एक बात और याद रखना कि सिंधु नदी जो है वो उस पर कौन कौन से बांध जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, तो सॉरी झेलम नदी पर तो दो परियोजनाएं स्थित हैं। एक है आपकी कौन सी, तुलबुल परियोजना और एक है उरी परियोजना। तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना पूछा जाएगा एग्जाम में, किस नदी पर है, तो झेलम पर है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु की एक सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर बहती है, जो उसकी सहायक नदी है और उस पर भी एक बांध बनाया गया है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछ दे कि किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह भी याद रखना ये झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम को यहाँ पे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, ये भी बात याद रखना कि पाकिस्तान में झेलम को नीलम कहते हैं। ठीक है, दूसरी नदी है आपकी कौन सी, चेनाब। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, ये 2 धाराओं में निकलती है, चंद्रा और भागा, और ये बाद में चेनाब नदी बन जाती है और ये नदी मिठान कोट में आके पाकिस्तान में मिल जाती है सिंधु से। ये सिंधु में आके यही नदी मिलती है। ठीक है, अब ये याद रखना। अगला नदी मैंने बताया है कौन सी, राबी नदी। राबी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कुल्लू पर्वत से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे में कुल्लू पर्वत से निकलती है और ये आकर के चेनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर अगला कौन है, ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और आकर के वो हरीके बैराज के पास पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है कहाँ से, तो वो निकलती है मानसरोवर से। ठीक है, देखो यहाँ पर
मानसरोवर झील के निकट एक राकस ताल है, तो राकस ताल से निकलती है और ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से भी याद रखना बहुत जरूरी है। और ये आकर के जो है ये हरिके बैराज के पास यहाँ ब्यास नदी आके उसे मिल जाती है। ठीक है, अब यह नदी आके इससे मिली और यहीं से हरिके बैराज से मैंने बताया था, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये नहर देखो कितनी लंबी है, भारत की सबसे लंबी नहर यही होती है। तो देखो कहां से निकली है, मैंने बना दिया है जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम चर्चा करें चेनाब नदी की, मैंने अभी बताया तो प्राचीन काल में चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, वैदिक काल में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आपको याद रहे। चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था। और यह नदी या सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये विशेषता है। और चिनाब नदी चंद्रा और भागा, भी मैंने चर्चा किया इसकी, चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से बहती है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से निकलती है और बारालाचा दर्रे के पास से। ठीक है, इस नदी पर परियोजना कौन कौन सी है, तो इस नदी पर 3 परियोजनाएं कौन हैं, जैसे एक है सलाल परियोजना, एक है बगलिहार परियोजना और एक है दुलहस्ती परियोजना। ये 3 परियोजनाएं स्थित हैं, इसी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, 1180 किलोमीटर की इनकी लंबाई, इसकी लंबाई है, किलोमीटर की लंबाई है किसकी, तो चेनाब नदी की। ठीक है, कहां से निकलती है मैंने एक एक करके बता दिया जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। इसके बाद में अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी जो है मैंने अभी बताया आपको, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कुल्लू मनाली आपने सुना भी होगा, तो कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान की चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो चेनाब की सहायक नदी भी है। और इस नदी पर 2 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और 3 परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना, दोनों मानिए दोनों परियोजना है। तो ये बात याद रखना कि कौन सी परियोजना कहाँ पे है। परियोजना मतलब यहाँ हो गया बांध, विद्युत बनाने के जो बांध बनते हैं जल विद्युत, उन्हीं को परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ब्यास नदी। ब्यास नदी को प्राचीन काल में बोलते थे बिपाशा। देखो बिपाशा बस मत समझना, बिपाशा बोलते थे, याद रखना। ठीक है, तो यह नदी कहाँ निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और यह सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, जो पंजाब में हरिके बांध के पास आके मिल जाती है, देखो लिख दिया मैंने। और यह नदी 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में बहती है। और यही हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नदी निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जो अभी मैंने आपकी चर्चा किया। ठीक है, इसके अलावा इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और वो है पोंग बांध, ये आपको दिख रहा होगा, पोंग बांध बनाया गया है। ठीक है, तो पोंग बांध पूछा जाएगा एग्जाम में कि कहाँ पे है, तो पोंग बांध याद रखना, ये बांध कहाँ है, तो ये बांध है आपका रावी नदी पर है। ठीक है, ये बात याद रखना, सॉरी ब्यास नदी पर है, ये बात याद रखना, ब्यास नदी पर ये बनाया गया पोंग बांध। ठीक है, इसलिए मैंने बांध भी यही लिख दिया है जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज को सतलज नदी भी कहा जाता था वैदिक काल में। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत से निकलती है, ये भी याद रखना, सिंधु के बगल में ये नदी निकलती है। कहाँ से, तो मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है और ये तिब्बत से निकलती है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, राकस ताल से निकलती है और भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल ये नदी जो निकलती है सतलज, ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है, ब्यास है, जो आके उससे मिलती है हरिके बैराज के पास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसी नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ठीक है, और इस बांध से जो है 4 राज्य को लाभ मिलता है। ठीक है, 4 राज्य को लाभ मिलता है, वो है आपका कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों को लाभ दिया जाता है। ठीक है, 4 राज्य को लाभ इसमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं, वो है आपका कि सिंधु नदी में जो सिंधु अपवाह तंत्र है उसमें कई बहुत सारे वो बने हैं, क्या कहते हैं, वो दोआब। ठीक है, तो दोआब क्या होता है, तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम दोआब बोलते हैं, उसको हम दोआब बोलते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को। ठीक है, तो उसको हम दोआब बोलते हैं, ये बात याद रखना।
अब यहाँ गौर करना, यहाँ लिखा है दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, तो वहाँ 5 दोआब हो गया, इसीलिए हम उसको पंजाब नाम देते हैं। ठीक है, पंजाब नाम 5 नदियों की भूमि के कारण ही नाम रखा गया है पंजाब। ठीक है, अब 5 दोआब कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5 दोआब। ठीक है, तो पहला दोआब कौन सा है, सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब पूछा जाएगा एग्जाम में, किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो दोआब है इसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। दूसरा चेनाब नदी और झेलम नदी, तो चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब है उसको हम बोलते हैं चाज दोआब, चाज। ठीक है, वो एक को क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब, और एक को बोलते हैं चाज दोआब। ठीक है, चाज दोआब कौन सा है, तो किन नदी के बीच में है, तो झेलम और चेनाब के बीच में है चाज दोआब। और तीसरा है रचना दोआब। रचना दोआब किसके किसके बीच में है, चेनाब और रावी के बीच में है रचना दोआब, और रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच में है बिष्ट दोआब। ठीक है, बिष्ट दोआब। तो ये 5 दोआब हैं, इन्हीं 5 दोआब को हम बोलते हैं मिला के पंजाब। ठीक है, तो पंजाब नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब गौर करना, नॉर्थ है, ये है साउथ है, नॉर्थ से साउथ की ओर इन दोआब को सजाने को भी आ जाता है एग्जाम में, क्रम सजाने को। तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे तो पहला दोआब कौन होगा, सिंधु सागर दोआब, दूसरा होगा चाज दोआब, फिर रचना दोआब, फिर बारी दोआब, और फिर बिष्ट दोआब। तो 5 दोआब को मैं बना दिया है, आपको PDF मिल जाएगा जिससे आपको याद करने में कोई आसानी ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सिंधु नदी अपतंत्र के बारे में मैंने बता दिया है। आपका काम क्या है कि PDF मिल जाएगा तो आप उसको लगातार पढ़ते रहना। ठीक है, नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, जब हम इसको बार बार रिकॉल करते हैं तब हमें चीजें याद हो जाती है, और मैप बार बार देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। बात रही टारगेट की, तो टारगेट याद रखना आप लोग कि जो टारगेट है आपका वो क्लास 10 की NCERT आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको दिया गया है, और प्लस आपको जितना मैंने पढ़ाया है उस सबको आपको 2 बार कम से कम रिवीजन करना है, 2 बार। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। फिर अगली क्लास में जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, और वो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई क्लास मिस मत करना। ठीक है, नदियों वाला क्लास कोई भी मिस मत करना, ये हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।